हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं जीएसटी की, एंड दिस इज रिगार्डिंग द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशंस इन केस ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। ठीक है, तो बेसिकली हम इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन है जो डिस्कस करने वाले हैं, कंसेप्ट्स नहीं है, इन्फॉर्मेटिव पार्ट है। मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो यहाँ पे इनलिस्टेड है। इट मीन्स कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको सीजीएसटी से एग्जेम्पशन मिला हुआ है, कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको आईजीएसटी से एग्जेम्पशन मिला हुआ है, तो वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे एंट्रीज आती जाएंगी मैं वैसे वैसे आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, चलिए तो क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एंट्री नंबर 1 की, और एंट्री नंबर 1 में है सर्विसेज बाय चैरिटेबल एंटिटीज़। तो ये ब्लॉक वाइज है, जैसे एक एक करके अलग अलग टाइप के पॉइंट्स आते रहेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, ठीक है, चैरिटी से रिलेटेड। तो हम वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। तो हर ब्लॉक में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे चैरिटेबल एंटिटीज़ वो हैं जो सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स एक्ट में। जो हम ट्रस्ट और चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करते हैं उसकी बात हो रही है। तो वो लोग जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करते हैं उस पर उनको कोई जीएसटी कलेक्ट करके पे करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय चैरिटेबल एक्टिविटीज़, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो फिर आप कैसे जज करोगे कि जो एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है वो चैरिटेबल नेचर की है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है public health by way of care of counseling of terminally ill person or persons with severe physical or mental disability। तो इन शॉर्ट लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना, उनको हेल्थ केयर सर्विसेज देना, ये हो सकता है जहाँ पे आप कुछ चार्ज नहीं कर रहे हो उनसे, दैट इज़ अ चैरिटी। तो काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्सन और पर्सन विथ सीवियर फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो इनकी बात हो रही है। पर्सन अफेक्टेड विथ HIV और एड्स, person addicted to a dependence forming substance such as narcotic drugs और alcohol, मतलब एडिक्शन वाला केस हो। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ऐसे नहीं बोल रहे कि आपको कोई बीमारी है, लेकिन किसी को कोई बीमारी से बचाना, अवेयरनेस क्रिएट करना। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं ना, फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल, हेल्थ का ध्यान रखो, चेकअप कराओ, HIV इन्फेक्शन से कैसे बचें। अभी जैसे कोविड का चल रहा था तो कोविड के लिए कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ऑल दैट तो चैरिटेबल एंटिटीज़ ये सब भी करती हैं। ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा, बहुत सिंपल पॉइंट्स। एजुकेशन प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू एबेंडोन्ड ऑर्फन चिल्ड्रन, होमलेस चिल्ड्रन, फिजिकली और मेंटली अब्यूज्ड और ट्रॉमेटाइज्ड पर्सन्स, prisoners, persons over the age of 65 years residing in rural areas। तो इन लोगों के लिए इनकी मदद करना, इनकी हेल्प करना। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी एक अच्छी चीज़ है, चैरिटेबल एंटिटीज़ कर सकती हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, वाटर शेड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ये सबको प्रोटेक्ट करना। अदर एस्पेक्ट्स में सर्कुलर है, वो योगा और मेडिटेशन कैंप के बारे में क्लैरिफिकेशन है। तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ नया पॉइंट नहीं है, सिर्फ योगा और उसके बारे में बताया उन्होंने, तो आप उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं रिक्रिएशनल ट्रेनिंग और कोचिंग। रिक्रिएशनल ट्रेनिंग और कोचिंग में आता है आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटीज़। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती है स्कूल, मतलब ड्रामा, एक्टिंग, म्यूज़िक, सिंगिंग, आर्ट्स कल्चर वाला पार्ट, कोई भी कल्चरल डांस फॉर्म, आर्ट फॉर्म हो सकता है, स्पोर्ट्स एकेडमी या ऐसा कुछ ट्रेनिंग दी जा रही है। तो वहाँ पे जनरली या तो कॉस्ट टू कॉस्ट काम चल रहा है या फ्री में काम चल रहा है, मतलब प्रॉफिट मेकिंग इंटेंशन नहीं है। ठीक है, इसलिए इस पर जीएसटी नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पे हाँ ठीक है, स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल बोला है, आर्ट्स कल्चर बोला है, ओके चैरिटेबल है। थर्ड पॉइंट, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय चैरिटेबल एंटिटीज़। ये लोग अगर कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी इनको बेनिफिट मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्पशन कहाँ नहीं मिलेगा वो भी बोला है, ये जो ऑनलाइन इंटरमीडियरी डेटा रिट्राइवल सर्विसेज की हम बात कर रहे थे आगे। ठीक है, तो उसके ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज, दैट इज़ द परफेक्ट वर्ड। तो ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर जो है एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं है, और इंपोर्ट का जो सी फ्रेट लगता है उसके ऊपर एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको सम्स में ध्यान रखने पड़ेंगे। इसमें ये लोग डायरेक्ट थियोरेटिकल एंट्री ना पूछ के आपको सम्स पूछ सकते हैं, और सम्स के अंदर एंट्रीज दे रखी होंगी तो आपको बताना होगा कौन सा टैक्सेबल है, कौन सा एग्जेम्प्ट है, विथ रीज़न। तो आपको भले एंट्री नंबर 10 याद नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट आपको रीज़न पता होना चाहिए, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, चलेगा। सर्विसेज बाई ओल्ड एज होम, ठीक है,
पर उसमें अमाउंट का है। ओल्ड एज होम, जो ओल्ड एज पीपल को सर्विसेज देते हैं वहाँ पे रहने की, तो उसमें कंसिडरेशन अगर 25,000 रुपीज़ पर मंथ पर मेंबर है तो ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द कंसिडरेशन चार्ज इज इंक्लूसिव ऑफ चार्जेस फॉर बोर्डिंग, लॉजिंग एंड मेंटेनेंस। तो ये सारी कंडीशंस है कि 25,000 रुपये पर मेंबर पर मंथ मैक्सिमम उतना अमाउंट होना चाहिए, और कंसिडरेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूसिव होना चाहिए वो सब उन्होंने क्लियर कर दिया। लॉजिंग, मेंटेनेंस, बोर्डिंग, खाना पीना, रहना सब आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ जो इलस्ट्रेशंस हैं यही मैं आपको बता रहा था। कैसे अप्रोच करना है बता देता हूँ। समझ में हार्डली ऐसा कुछ निकलेगा जो आपको समझ में नहीं है। एंट्री टू एंट्री चलना है। जैसे बोला है फीस चार्ज बाय योगा कैंप कंडक्टेड बाय ट्रस्ट, तो आपको पता है कि ये फीस के ऊपर जीएसटी लगता नहीं, तो आपको उसकी वैल्यू लेनी है नील। अब यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 करके उन्होंने लिखा है, तो दैट मीन्स कि आपको एंड में नीचे वर्किंग नोट बना के उसमें ये पॉइंट का रेफरेंस देना होगा फ्रॉम द एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप क्लैरिफिकेशन दे सकते हो, ठीक है। फिर रिलीजियस सर्विसेज। अब देखो अभी चैरिटेबल वाला ब्लॉक था, अब अगला ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द रिलीजियस सर्विसेज। रिलीजियस सर्विसेज में पहली एंट्री है, एंट्री नंबर 13, सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। अब रिलीजियस सेरेमनी में क्या क्या आ सकता है, शादी का फंक्शन आ सकता है, पता है छोटे बच्चे होते हैं उनका मुंडन होता है तो उसका फंक्शन आ सकता है, और भी कोई पूजा पाठ आप करवा रहे हो तो वो फंक्शन आ सकता है। तो रिलीजियस सेरेमनी में ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। रेंटिंग ऑफ द प्रेजेंट्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस, पता है आपने देखा भी होगा कितनी बार लोग मैरिज फंक्शन अगर रखते हैं ना तो मंदिर में रखते हैं, ठीक है। एंड दैट इज मतलब अच्छा मानते हैं, कि चलो भगवान की जगह है तो अच्छी जगह है, तो उस हिसाब से हम क्यों ना अपना जो भी एक अच्छा फंक्शन है तो वो शुभ फंक्शन है तो वो सेरेमनी हम वहाँ पे क्यों ना अरेंज करें। तो एक होता है कि भाई कोई बैंक्वेट हॉल में कोई कर रहा है, कोई पार्टी प्लॉट पे कर रहा है, तो वो उनका अपना सेटअप है कि उनको एक अच्छा प्रेजेंटेशन चाहिए। कुछ लोग उस चीज़ में बिलीव करते हैं कि हम अपने जो भी अपनी होली प्लेस होगी, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या चर्च हो, तो ऐसी कोई भी जगह पे हम, गुरुद्वारा हो, तो वहाँ पे हम अपना फंक्शन जो है वो अगर ऑर्गेनाइज करें तो वो भगवान की ब्लेसिंग्स अपने आप मिल जाएंगी। दैट वे पीपल हैव दैट थिंकिंग, और वो भी अपनी जगह अच्छी चीज़ है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि ऐसी रिलीजियस प्लेसेस में चाहे कोई भी रिलीजन के लिए वो चीज़ हो, तो वहाँ पे उनके रिलीजियस प्लेस के आसपास ना उनकी अपनी जगह होती है। जैसे मंदिर है सपोज, तो मंदिर के साथ साथ उनकी ज़मीन होती है। चर्च है तो उसमें एक अपना हॉल या ऐसा कुछ एरिया होता है, तो वहाँ पे अगर आप चाहो तो आप अपना फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और वो जो मंदिर या चर्च या जो गुरुद्वारा है या फिर इनके लिए मस्जिद है, तो इनके जो ट्रस्ट होते हैं वो ट्रस्ट के थ्रू बात करके नॉमिनल चार्जेस पे करके आप जो है यहाँ पे एक प्रीमाइसिस को रेंट पे ले सकते हो और अपना फंक्शन जो है वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो उसका जो आप चार्जेस पे कर रहे हो ना, उसके ऊपर आपको यहाँ पे जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक एग्जेम्प्टेड सर्विस में मानी गई है, ऐसा उन्होंने क्लियर आउट किया है। टर्म्स एंड कंडीशन साथ साथ में हो सकती है ऑब्वियसली, बट अभी बेसिक पॉइंट इतना है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद हाउएवर वाला पॉइंट है, मतलब प्रोविजो तो आ ही गया कि ठीक है आप ये सब चीज़ें हायर कर रहे हो तो उसमें क्या और कंडीशंस का ध्यान रखना है वो भी देख लेते हैं। रेंटिंग ऑफ रूम्स वेयर चार्जेस आर ₹1,000 और मोर पर डे, मतलब अगर 1,000 रुपये पर डे से ज़्यादा का चार्ज है, जैसे भाई मंदिर है तो उसमें होता है ना कि वो मंदिर के साथ साथ कुछ रूम्स भी बने हुए हैं, धर्मशाला होती है उस टाइप का कुछ, कि आप वहाँ पे रह भी सकते हो, स्टे कर सकते हो, और रीज़नेबल रेट पे, उनको कोई बहुत हाई प्रॉफिट चार्ज नहीं करना होता है। जो भी लोग मंदिर के दर्शन करने आते हैं या फिर मंदिर में अगर कोई ऐसे फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनके गेस्ट के लिए कोई रूम्स लेते हैं, तो उसका रेट रीज़नेबल होता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है कि आपका मंदिर में भी फंक्शन हो गया, वो भी एक एडिशनल पॉइंट हो गया, और आपका कॉस्ट सेविंग भी हो जाता है। तो 1,000 रुपीज़ पर डे से ज़्यादा या 1,000 रुपीज़ एग्जैक्टली रूम रेंट हो गया तो फिर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, फिर उस पर जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा और वो मंदिर के ट्रस्ट वाले आपसे कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और दूसरा, जो कम्युनिटी हॉल या प्रीमाइसिस की बात हो रही है, ये कल्याण मंडपम, मतलब जहाँ पे वो फेरे होते हैं ना, तो उस चीज़ को बोला जा रहा है, या फिर ओपन एरिया, तो वहाँ पे अगर चार्जेस एक दिन का 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा है तो जीएसटी लगेगा, अदरवाइज़ नहीं लगेगा। थर्ड पॉइंट में बोला है, आपने देखा होगा अगर आप कोई भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हो, सपोज कोई मंदिर गए, तो उसके बाहर ना छोटी छोटी शॉप्स बनी होती है, बहुत छोटी सी, जहाँ पे वो मंदिर की पूजा पाठ की सारी सामग्री मिलती है। तो फूल है, अगरबत्ती है, वो पूरा टोकरी बना के देते हैं, नारियल है, गुलाब है, तो ये सब जो भी है ना वो आपको पूरा वहाँ पे वो लोग एक बास्केट रेडी करके देते हैं कि आप उनको एक अमाउंट पे करो, उसके अंदर वो प्रसाद के लिए जो भी है वो आ गया, कुछ पेड़े या ऐसा कुछ आ गया, मिठाई आ गई, और नारियल और फूल और ये सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाती है, और वो आपसे एक फिक्स अमाउंट ले लेते हैं। तो ऐसी दुकानें जो हैं वो अगर रेंट पे दी जाती है तो वो होती ट्रस्ट वालों की है, और जो लोग ये दुकान चला रहे हैं उनको किराए पे दी जाती है। अगर 10,000 रुपये तक का उसका किराया है, मतलब उससे कम है, तो उसमें कोई जीएसटी नहीं, लेकिन 10,000 या उससे ज़्यादा मंथली किराया है तो उसमें जीएसटी आ सकता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। जनरल पब्लिक क्या होता है, रिलीजियस प्लेस क्या होता है, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं। अदर एस्पेक्ट्स रिलीजियस सेरेमनीज, अच्छा इसमें भी मेरी कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको पढ़ोगे समझ आ जाएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन है, मैंने आपको जो अभी समझाया ना वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। नहीं क्लियर हो तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। सर्विसेज बाय अ स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रिलीजियस पिलग्रिमेज। देखो यहाँ पे ना पिलग्रिमेज मतलब वो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं ना, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। तो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको गवर्नमेंट ने सेटअप किया हुआ है, रिकग्नाइज किया हुआ है, एंड दे हैव दैट लायबिलिटी टू ऑर्गेनाइज दीज पिलग्रिमेज ट्रिप्स, ठीक है, वैसा बोल सकते हैं। तो इसमें दो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक नाम लिखा है कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है। और दूसरी जो है वो हज कमेटी है, ठीक है, हज कमेटी एक्ट 2002 के हिसाब से। तो ये जो भी इंडिया में जो धर्म स्थल हैं, चार धाम की यात्रा जो हम बोलते हैं ना, अमरनाथ, केदारनाथ और जगन्नाथपुरी और ये सब, तो ये लोग जो पिलग्रिमेज के लिए अरेंजमेंट्स करते हैं और लेके जाते हैं, ठीक है, अमरनाथ की यात्रा पे एंड ऑल, तो वो लोग ये अथॉरिटी है कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, और ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो सर्विसेज आपको दे रहे हैं पिलग्रिमेज पे ले जाने की, मतलब रहना खाना आना जाना सब वो लोग करते हैं मैनेज, उसका उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे, लेकिन चार्जेस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आप हज के लिए जा रहे हैं, ठीक है, मक्का मदीना जो इनकी पिलग्रिमेज प्लेस है, तो वहाँ पे हज के लिए अगर कोई जा रहा है तो उनके उस रिलीजन में उसको बहुत ज़्यादा पायस माना जाता है कि वहाँ जाने का मौका मिले, और हर किसी को मौका मिलता भी नहीं है, और काफ़ी कॉस्टली भी हो जाता है पूरा आना जाना, क्योंकि एक लॉन्ग ड्यूरेशन का ट्रिप हो जाता है। तो उसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं है। तो जो हज कमेटी है वो आपको पूरा अरेंजमेंट करके दे रहे, तो उसका पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन जीएसटी नहीं, ठीक है। इवन ये सारे ट्रिप्स में ना, या अमरनाथ और ये सब में, हज में गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज़ भी रहती हैं। अभी कुछ सब्सिडीज़ उन्होंने घटा भी दी है लास्ट 5-6 ईयर्स में, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, लेकिन उसके पहले सब्सिडीज़ का अमाउंट काफ़ी हाई था, मतलब हज कमेटी वालों को काफ़ी सब्सिडी मिलती थी। अगर कोई हज के लिए जा रहा है या अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन या सब्सिडी के फॉर्म में आपको बेनिफिट मिलता था। अभी है लेकिन कम कर दिया है, उसका जो कोटा है ना, वो जो बजट आता है, बजट में उसका कोटा कम कर दिया है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 2 है, ये आपको ट्राई करना है। सम्स में मेरा कोई काम नहीं है, आपको शायद ही कोई प्रॉब्लम आएगी क्योंकि सॉल्यूशन मैंने रखा है, कंप्लीट है, टाइम वेस्ट आपका मैं करूँगा नहीं इसमें। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अगली कैटेगरी, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जिन पे कोई जीएसटी नहीं लगता है और कौन सी पे लगता है। सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स, और एग्रीकल्चर बाय वे ऑफ, तो मतलब ये जो है ना रेयरिंग ऑफ हॉर्स वाला, तो हॉर्सेस से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उसमें जीएसटी आएगा, लेकिन और कोई एनिमल्स को आप पाल रहे हो, लाइफ फॉर्म्स जो अपने बोलते हैं, फिर वो कोई भी कैटल हो या मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमल्स हो, तो उसमें कोई जो है जीएसटी वाला पॉइंट कहीं पे नहीं आता है। फिर ये बोला है, और ये बाकी की जितने भी पॉइंट्स हैं आप इसके अंदर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे पॉइंट्स जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके ऊपर जो प्रोसेस किए जाते हैं उससे रिलेट करते हैं, और इन सब पे जीएसटी नहीं आता है। एग्रीकल्चर ऑपरेशंस डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, टेस्टिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फार्म लेबर सप्लाई करना, जो फार्मर्स हैं उनको लेबर सप्लाई करना, लेबर कॉन्ट्रैक्टर होने के तौर पे, इस पर भी आप उनसे कोई जीएसटी नहीं लोगे। प्रोसेस इज कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चरल फार्म, अब देखो अटेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, ये सब है ना जितने भी लिखे हैं, ये सब फार्मर्स के प्रोसेसेस हैं जो अनाज के ऊपर उनको करने होते हैं डिफरेंट टाइप के। तो हमें उसके ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नाम ध्यान रखोगे तो भी चलेगा। सॉर्ट करना, ग्रेड करना अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से, कूलिंग करना। अब जैसे फ्रूट्स में होता है, भाई एप्पल है तो आपने देखा होगा एप्पल की अलग अलग क्वालिटी आती है, आप खरीदने जाओगे वो बोलेगा 100 वाला बताऊँ, 125 वाला, 150 वाला, 200 वाला। आप सोचते हैं 100 और 200 इतना क्या फ़र्क है, साइज़ का, क्वालिटी का, कहाँ के वो बने हुए एप्पल्स ग्रो किए हुए उनका फ़र्क होता है, फार्म्स का, तो दैट वे, तो ग्रेडिंग, फिर बल्क पैकिंग एंड ऑल, तो ये सारे ऑपरेशंस के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। रेंटिंग ऑफ और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वेकेंट लैंड विद और विदाउट स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन किराए पे देना, एग्रीकल्चर के लिए मशीनरीज जो है वो रेंट पे देना, ये भी हो सकता है। वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, ये सब पे भी कोई जीएसटी का चार्ज आपको नहीं लेना है, क्लियर।
चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। ये नीचे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज में ना गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है कि जो भी साइंटिफिक रिसर्च होती है और जो भी नॉलेज है रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर पार्ट, वो फार्मर्स के साथ शेयर की जाए। तो विलेजेस में इन्होंने ये चीज़ सेटअप की थी और अभी भी शायद कंटिन्यू हो रही होगी कि फार्मर्स को इकट्ठा किया जाता है, उनको समझाया जाता है कि आप फार्मिंग में क्या टेक्निक यूज़ करें, क्या टेक्निक यूज़ ना करें। जैसे होता है ना कि वो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, तो कौन सा फर्टिलाइज़र अनाज के लिए अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, कौन सा लोगों की हेल्थ के लिए ख़राब है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो लोग उसके अंदर एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं, हर फार्मर पढ़ा लिखा हो ये ज़रूरी तो है नहीं, तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए अपडेट करना ज़रूरी है कि हाँ भाई ये चीज़ें अगर वो यूज़ करेंगे तो उनका एग्रीकल्चर वाला जो सिस्टम है वो प्रॉपरली मैनेज हो पाएगा। तो ऐसे हेल्प करने का काम यहाँ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज में किया जाता है और इसके लिए उन्होंने डिफरेंट चीज़ें अप्लाई की है। इवन वो दूरदर्शन पे ना किसान टीवी करके भी स्टार्ट किया था, जिसके अंदर ये नॉलेज टीवी के थ्रू दी जा रही थी। तो गांव में एक सेंटर सेटअप करके वहाँ टेलीविज़न सेटअप किया गया कि एक फ़िक्स टाइम पे एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम्स चलेंगे और सब फार्मर्स बैठ के उसको वहाँ पे देख सकते हैं और उनको नॉलेज मिल सकता है। ये चीज़ें भी उन्होंने की हुई है, ठीक है। सर्विसेज बाई एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये तो आपने सुना भी होगा। ये एपीएमसी का काम ये है कि जो इंटरमीडियरीज होते हैं ना, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में के फार्मर से गुड्स खरीद के फिर कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, तो बीच में अपना इतना कमीशन रख लेते हैं कि रेट बहुत बढ़ जाता है। तो वो जो प्रॉफिटियरिंग मेजर्स उनके होते हैं उनको रोकने के लिए इन्होंने ये किया हुआ है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी सेटअप की है गवर्नमेंट ने, जिनका काम ये है कि वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदते हैं फ्रॉम द फार्मर्स और उसको पब्लिक को बेचते हैं। इन बिटवीन इंटरमीडियरीज कम हो जाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये बेनिफिट रहता है, उससे सब्जियों के दाम भी लिमिटेड रहते हैं। ये कृषि बाज़ार और ये सब जो मार्केट होती हैं सब्जी मार्केट्स, उसमें इनका जनरली जो है वो कंट्रोल रहता है। अपने यहाँ सूरत सिटी में भी है कृषि बाज़ार करके जो बना हुआ है स्टेशन के पास, और वहाँ पे APMC करके ऊपर मेंशन भी किया है, वो यही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आपको जो नाम ध्यान रखना, फ्यूमिगेशन एंड ऑल ऑफ, ये सब की डिटेल में मैं भी नहीं जा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। अदर एस्पेक्ट्स में देख लेते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स, दे आर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, रबर, ग्रीन टी, कॉफ़ी, ये सब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं। पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मतलब ये फिश, सिल्क वर्म्स, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये सब जो कुछ भी है ना वो भी इसमें एग्रीकल्चर में ही कवर होता है, ध्यान रखना। सेकेंडरी प्रोडक्ट्स जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होते। मतलब कैसे है, पोटैटो ग्रो किया ना तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, बट आपने पोटैटो चिप्स बनानी है ना, लेज या बालाजी, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, सेकेंडरी हो गया, ठीक है। टोमेटो ग्रो करना, इट इज़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बट केचप बना लेना, इट इज़ नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है। क्लीनिंग ऑफ वीट कैरिड आउट आउटसाइड द फार्म, उस पर GST नहीं लगता है, क्लैरिफिकेशन दिया है। लीजिंग ऑफ वेकेंट लैंड विद अ ग्रीन हाउस और अ स्टोरेज शेड मेंट फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है। हो सकता है ना कि अगर आपने ज़मीन किसी को लेट आउट की है, तो जनरली क्या होता है, एग्रीकल्चर लैंड के एक कोने में आप देखोगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक वेयर हाउस, स्टोर रूम, छोटा सा घर या ऐसा कुछ बना होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक्सटेंशन सर्विसेज बता दिया, APMC बता दिया। टेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को या सीड को टेस्ट किया जाता है, पहले सीड टेस्टिंग होता है ताकि जो प्रोड्यूस हो वो अच्छा बने और नुकसान ना जाए, चलेगा। वो सारा टेस्टिंग करके देना भी GST में एग्जेम्प्ट होगा। कहीं ना कहीं फार्मर्स से GST ना लिया जाए और फार्मर्स को आगे पब्लिक से ना लेना पड़े, ये बेसिक इंटेंशन है। ये प्रोसेस्ड टी है, R नहीं है, वो T आएगा, TEA। कॉफ़ी, जैगरी, पल्सिस, दे आर नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब कॉफ़ी के बीन्स जो होते हैं ना वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, बट उसके बाद आप कॉफ़ी को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके वो ग्राइंडिंग, रोस्टिंग जो भी अपने करते हैं, ग्राउंडिंग, वो सब करके फिर आप उसको पैक करके बेच रहे हो ना, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, वो सेकेंडरी हो गया। जैगरी में भी सेम, गुड़ जो बोलते हैं अपने, चाय पत्ती, उसमें भी वही चीज़, और पल्सिस में भी वही चीज़, पॉलिशिंग और वो सब करते हैं। या क्लियर किया है, पल्सिस डी हस्क्ड स्प्लिट, अब पल्सिस के दाने होते हैं ना उनको स्प्लिट कर दिया जाता है, चने की दाल और वो सब नहीं आती, उनको स्प्लिट करके फिर उसको क्लीन करके और वैसे किया जाता है, पॉलिश वॉलिश किया जाता है, तो उसके बाद वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं देते, वो सेकेंडरी हो जाते हैं। रॉ फॉर्म में, अनाज के फॉर्म में अगर बेचा जाए तो एग्रीकल्चर, अदरवाइज सेकेंडरी, और फिर उसमें नॉन एग्रीकल्चर मान लिया जाएगा उसको।
8th पॉइंट में बोला है कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस इन रिलेशन टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स, रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स। ये ऊपर भी हमने देख लिया, सेम चीज़ रिपीट। अच्छा ये तो सिमिलर ही जा रहा है। अदर एस्पेक्ट में बोला है मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस। ये पैडी मतलब वो जो राइस का जो क्रॉप होता है पहले, फिर उसको क्लीन वीन करके अलग करके उसमें से राइस के ग्रेन्स बनाए मतलब अलग किए जाते हैं, तो दैट प्रोसेस इज़ नॉट एग्रीकल्चर प्रोसेस, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, ये ध्यान रखना। एक्सेप्शन पॉइंट है फ्यूमिगेशन सर्विसेज, फ्यूमिगेशन इन अ वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आर एग्जेम्प्ट। एक बार देख लेते हैं एग्जैक्टली फ्यूमिगेशन जो है वो टर्म है क्या, क्योंकि वो प्रोसेस मेरे भी ध्यान में नहीं है और बार बार वो टर्म आ रहा है। लेट अस सर्च, कुछ नया सीख लेते हैं। ओके, इट इज़ अ मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल बोला है फ्यूमिगेशन प्रोसेस, तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा। पेस्ट कंट्रोल तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर वाले केस में ज़रूरी है, अदरवाइज तो जो कीड़े लग जाएंगे तो सारा जो अनाज है वो खा के बर्बाद कर देंगे वो, ठीक है। 10th पॉइंट में बोला है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक अदर देन हॉर्सेस। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब इम्प्रेगनेट करना जो भी एनिमल्स हैं उनको, अब जैसे काव, बफेलो, ये सब जितने भी हैं, गोट और अदर जो भी मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, उनको नेचुरली इंसेमिनेट ना करके आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है। मतलब जो भी उसमें फीमेल वो है लाइव स्टॉक, उनको इम्प्रेगनेट किया जाएगा ताकि वो लाइव स्टॉक आगे बढ़ सके, तो और काउस और बफेलोस की क्वांटिटी को बढ़ाया जा सके। तो आर्टिफिशियली ये चीज़ जो है वो करवाई जाती है ताकि उनकी क्वांटिटी बढ़े और जो एनिमल फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री है उनमें लाइव स्टॉक की कमी ना हो, क्योंकि उनका मेन स्टॉक तो वही है ना, काव और बफेलो। तो नेचुरली अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे तो आर्टिफिशियली उनसे रिप्रोड्यूस करवाया जाता है, तो दैट इज़ द थिंग। तो वो प्रोसेस जो है दैट इज़ ऑल्सो एग्जेम्प्ट। अनलोडिंग, लोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ राइस। देखो वो जो पैडी है उसमें से राइस बनाना दैट इज़ टैक्सेबल, लेकिन राइस का अनलोडिंग, लोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग वो एग्जेम्प्ट है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा है, क्या ज़रूरत थी अभी एग्जेम्पशन में ही रख देते, क्या जाता। वेयरहाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस अगर जंगल में जो चीज़ें नेचुरली ग्रो होती है ना, जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खेत में होता है, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस कैसा होगा कि वो जंगल में जैसे हर्ब्स और वो जड़ी बूटियाँ होती है जो नेचुरली ग्रो होती है और फिर उनको सिर्फ हार्वेस्ट करना रहता है, तो उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, ठीक है। सर्विसेज इन रिलेशन टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्या सर्विसेज है, प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग। इनको वैक्सिंग करवाना पड़ता है क्या? नहीं, वैक्सिंग का मतलब क्या, उनकी उस शाइन के लिए होता है। एप्पल के ऊपर वैक्स लगा होता है जनरली, आपने देखा होगा कि एप्पल अगर आप खरीदते हो तो बोलते हैं कि इसको अच्छे से वॉश कर लेना, क्योंकि उसके ऊपर वैक्स लगा होता है। तो वैक्सिंग करते हैं उसको थोड़ा क्लीन वीन करने के लिए, तो आपको क्लीन करके फिर धो के उसको खाना चाहिए। रिटेल, पैकिंग, लेबलिंग, ये सब जो प्रोसेस होते हैं ना, इससे फ्रूट का कोई कैरेक्टर चेंज नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि फ्रूट में से आप जूस बना के किसी को पिला रहे हो, फ्रूट तो फ्रूट ही रहता है, लेकिन उसको सेलेबल बनाने के लिए बेसिक प्रोसेस करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें एग्जेम्पशन में आती है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनसीसीडी बाय वे ऑफ कोल्ड चेन नॉलेज डिसेमिनेशन। अब ये है नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट। इनका काम ये है कि कोल्ड स्टोरेज, जो वेयर हाउसेज होते हैं ना, कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर पे स्टोर करने वाले, उनके बारे में नॉलेज जो है वो लोगों को बांटना, उनको लोगों को आइडिया देना, फार्मर्स को, कि अगर आपने जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया, जैसे आलू है, पोटैटो है, पोटैटो एक्चुअली में 6 महीने तक भी स्टोर होता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे वो ख़राब नहीं होता, उसको डीप फ्रीज कर देते हैं कोल्ड स्टोरेज में। हज़ारों टन आलू पड़ा होता है मार्केट में। कितनी बार आप जब सब्जी खरीदते हो तो जो साफ़ सुथरा आलू होता है ना, एकदम अच्छा सा चमक रहा है, बिल्कुल मिट्टी नहीं है उसके ऊपर, वो कोल्ड स्टोरेज वाला हो सकता है। और जो मिट्टी वाले आलू होते हैं ना, जैसे आप देखना काफ़ी लोग वो मिट्टी वाले आलू खरीदते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मिट्टी वाला आलू जो है वो अभी खेत में से आया है, फ्रेश है, 2-4 दिन का ही होगा, इसलिए गंदा है वो, ठीक है, वो नेचुरल है। और जो ऑर्गेनिक बोलते हैं ना आजकल वैसा है, तो वो फ्रेश है, तो वो सेहत के लिए फिर भी अच्छा है। लेकिन जो आलू कोल्ड स्टोरेज वाला है कंपेरेटिवली, तो वो देसी और जो नेचुरल होगा, जो नया नया होगा, वही बेटर होगा ना। तो लोग कोल्ड स्टोरेज वाला कम प्रेफर करते हैं। अपने को तो फ़र्क नहीं पड़ता, अपने देखते हैं यार साफ़ सुथरा तो यही दिख रहा है, तो ये वाला दे दो, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज उल्टा होता है, ठीक है।
चलो तो ये पॉइंट कंप्लीट, इलस्ट्रेशन आपके लिए ही है, कोई टेंशन नहीं। अब इसके बाद अगली एंट्री स्टार्ट हो रही है रिगार्डिंग एजुकेशन सर्विसेज, तो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले एजुकेशन मतलब सर्विसेज टू और बाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल कॉलेज, उनको सर्विसेज दी गई हो या उन्होंने सर्विसेज दी हो, दोनों की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमें एक एक करके उसको देखना है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ, ठीक है। तो स्कूल वाले स्टूडेंट्स को जो सर्विसेज दे रहे हैं उस पर कोई जीएसटी नहीं है। एन एजुकेशन बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस, तो कोई एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हैं और उसकी कोई फीस आपसे चार्ज कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे जो है एग्जेम्प्ट होगा, मतलब एग्जाम फॉर्म या जो फीस आप भरते हो एंट्रेंस फीस, उसके ऊपर आपको कोई जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, अब ये था ए और बी में कि सर्विसेज कौन दे रहा था, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दे रही थी आपको एज ए स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ। अब यहाँ पे है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई और स्कूल को सर्विसेज दे रहा है। कौन सी सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ। देखो एक स्कूल की जो बसेस चलती है, वो बसेस के लिए हो सकता है कि स्कूल ने किसी के साथ अग्रीमेंट किया हो कि स्कूल की खुद की बसेस ना हो, इतना बजट नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का, तो कोई एजेंसी या कोई कंपनी के साथ टाई अप कर लिया कि भाई बसेस को ओन करना, उसको मैनेज करना, उसमें स्टाफ, बस का ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनिंग वीनिंग, सब हेडेक आपकी कंपनी का। हमारे इतने स्टूडेंट्स हैं, हमारे इतनी टीचर्स हैं, हमारे इतने स्टाफ हैं जिनको डेली यहाँ से पिकअप करना है, यहाँ पे ड्रॉप करना है इतने इतने बजे, और जो भी उसका मंथली बिल होगा वो दे देना, ठीक है, वो हम हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो पे कर देगा। तो जो बस वाला स्कूल वालों को सर्विस दे रहा है उस पर वो जीएसटी लेगा या नहीं लेगा, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि वो जीएसटी नहीं लेगा क्योंकि ये एग्जेम्पशन वाली कैटेगरी में है। और वही स्कूल जब स्टूडेंट्स को सर्विसेज दे रही है, स्टूडेंट्स के लिए तो स्कूल है ना सर्विस प्रोवाइडर, तो वो भी उनसे जीएसटी नहीं लेगी। मतलब कहीं ना कहीं ये पूरे ट्रांजैक्शन में जीएसटी नहीं है। बस वाला स्कूल वाले को सर्विस दे, स्कूल वाले स्टूडेंट्स को सर्विस दे, उस पर कोई जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, स्कूल में होता है ना केटरिंग, मिड डे मील, खाना पीना, ठीक है, तो उसमें भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। मतलब जो केटरर है वो आपकी स्कूल में केटरिंग सर्विसेज बच्चों के लिए खाना वाना बना रहा है, तो वो स्कूल वालों से कोई जीएसटी नहीं लेगा। सिक्योरिटी एंड क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विस, अच्छी अच्छी स्कूल होती है तो उसमें सिक्योरिटी तो होगी, तो कोई एजेंसी को हायर किया होगा, इतने वॉचमैन, ये वो, सीसीटीवी कैमरा कंट्रोलिंग, और दूसरा हाउसकीपिंग सर्विस, स्कूल को क्लीन रखना, तो उसके लिए भी कोई प्रॉपर एजेंसी हायर की हुई है। तो इन सब लोगों को ये बोला हुआ है कि जो भी आप बिलिंग करते हो स्कूल को, उनसे कोई जीएसटी मत कलेक्ट करना क्योंकि एजुकेशन सेक्टर है, ठीक है। इतना ध्यान रखो, शॉर्ट में बताऊँ ना तो पूरे एजुकेशन सेक्टर में ओवरऑल लमसम एक ले दे के मेरी कैटेगरी है जिसके ऊपर जीएसटी लगता है, बाकी किसी कैटेगरी पे जीएसटी नहीं है। मतलब प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट ट्यूटरशिप, सिर्फ इस पे जीएसटी के प्रोविजंस हैं जहाँ पे 18% जीएसटी है। और एक्चुअली में ये मेरे लिए नुकसान की बात नहीं है, ये आपके लिए नुकसान की बात है, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है भाई, मैं तो एक मीडियम हूँ, मैं सिर्फ एक रास्ता हूँ, एक जरिया हूँ जो आपसे टैक्स कलेक्ट करके सरकार तक टैक्स पहुँचा रहा है, तो मेरा कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन आपके लिए 18% का बर्डन एक बढ़ रहा है, तो मैं अगर आपसे 10,000 रुपीज़ फीस चार्ज कर रहा हूँ किसी कोर्स के लिए, तो उस पर 1800 रुपीज़ मुझे आपसे जीएसटी लेके गवर्नमेंट को सबमिट करना है। तो पैसा कमाने के चक्कर में सरकार ने कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के ऊपर ही बर्डन डाल दिया, जबकि ये होना नहीं चाहिए था। जब स्कूल, कॉलेजेस, ट्रांसपोर्टेशन फीस, ये वो, केटरिंग वेटरिंग, हर चीज़ में एग्जेम्पशन दे सकते हैं इन रिस्पेक्ट टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो कोचिंग भी तो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही हुआ ना, तो आप उसको उसका ड्यू क्रेडिट तो देते नहीं हो और उसके ऊपर बच्चों के ऊपर जीएसटी लगा देते हो। मैं आपसे जीएसटी कलेक्ट कर भी रहा हूँ तो मेरी पॉकेट से तो कुछ नहीं जा रहा है, उल्टा मेरे लिए तो अच्छा है, जितना जीएसटी मैं आपसे कलेक्ट करूँगा ना, सामने मुझे अपना क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर मेरी क्लास के, बिजनेस के एक्सपेंस के लिए कोई जीएसटी चुकाता हूँ तो मैं आमने सामने उस चीज़ को सेट ऑफ कर सकता हूँ, अपना उल्टा क्रेडिट निकाल सकता हूँ, मेरा तो फ़ायदा ही है। लेकिन आपका 18% का कॉस्ट सीधा एजुकेशन का बढ़ जाएगा, जिसका आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि ये पर्सनल सर्विस हो गई। तो आपके पेरेंट्स आपकी फ़ीस भर के जीएसटी पे करके उसका क्रेडिट नहीं ले सकते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या, सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल, पीरियोडिकल्स, अगर वो लोग कुछ चार्ज करते हैं, जैसे आईसीएसआई ये एजुकेशन जर्नल्स और मैगजीन्स और पीरियोडिकल्स भेजता है, उसके लिए वो 500 रुपये चार्ज कर लेते हैं एडमिशन के टाइम पे स्टार्टिंग में, तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं। फिर बोला है हाउएवर नथिंग कंटेन्ड इन सब आइटम्स 1, 2, 3
of item B shall apply to an education institution other than an institution providing services by way of preschool education and up to higher secondary education. तो यहाँ पे जो प्रोविजो दिया है उसमें क्या बोलना चाह रहे हैं वो आप समझ लो. दिस इज इन रिस्पेक्ट टू दैट बी पॉइंट अबव, जिसमें बोला टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब जो सर्विसेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दी जा रही है उनकी बात हो रही है. तो मैं बार बार ये बाई और टू वाला पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे. ठीक है, तो इसमें फिर बोला है उसके जो आइटम नंबर 1, 2, 3 है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग और तीसरा जो पॉइंट है रिगार्डिंग सिक्योरिटी एंड हाउस कीपिंग, इनके रेफरेंस में बोला है इट शैल नॉट it shall apply nothing contained in these items shall apply to an education institution other than an education institution providing services by way of preschool and education up to higher secondary school or equivalent. तो इन शॉर्ट प्री स्कूल और अप टू HSC मतलब आपका 12th स्टैंडर्ड, ठीक है, 10+2, तो वहाँ तक की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं सिर्फ उनमें ही ये एग्जेम्पशन एप्लीकेबल होगा. इसका मतलब ये है कि अगर 12th के बाद वाली कोई कॉलेज या कोई और इंस्टीट्यूशन है जिसको ये सर्विसेज दी जा रही है तो वहाँ पे फिर GST लगेगा. तो ये थोड़ा सा क्लियर रखना कहाँ पे GST लगेगा और कहाँ पे GST नहीं लगेगा, ये आप खास ध्यान रखना. क्लियर, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखें. Besides this, nothing contained in sub item 5 of item B, मतलब ये ऑनलाइन जर्नल वाला, shall apply to an institution providing services by way of preschool education and education up to higher secondary or equivalent or education as a part of an approved vocational education courses. इन शॉर्ट पता है क्या है, जो ये ऑनलाइन जर्नल्स और पीरियोडिकल्स की बात हो रही है ना, ये अगर प्री स्कूल वाले या HSC वाले प्रोवाइड करते हैं तो टैक्सेबल, ध्यान से नोट कर लेना, और वोकेशनल कोर्सेज वाले प्रोवाइड करते हैं तो भी टैक्सेबल. ठीक है, लेकिन बाकी लोग प्रोवाइड करते हैं तो एग्जेम्प्ट. ऐसा है, तो कैटेगराइजेशन है, इसलिए लिखते जाना, नहीं तो फिर क्या परेशान हो जाओगे आपके सर कौन सा एग्जेम्प्ट था कौन सा टैक्सेबल था वो पता ही नहीं चल रहा. तो वो चीज़ आपको मैं यहाँ पे क्लियर करवाता जा रहा हूँ, ध्यान रखना. ठीक है, चलो देखें आगे. ये सब समझाया. वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं आपको शायद आइडिया होगा, पहले भी हमने बात की है वोकेशनल कोर्सेज के बारे में. ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो गवर्नमेंट ने वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट की हुई है, ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे कोर्सेज करवाना ताकि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो कुछ काम सीख के उसको अप्लाई कर सकें और उससे अपना जो भी लिविंग है वो चला सके. दैट इज़ द मेन इंटेंशन. अदर एस्पेक्ट्स में जो बोला है वो भी देख लेते हैं. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बोर्डिंग स्कूल्स, ये एग्जेम्प्ट बोली है. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल स्कूल्स भी एग्जेम्प्ट है. एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग नॉन रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन with recognized qualification courses, separate services to be assessed separately. ओके, ठीक है, देख लेते हैं. ये थोड़ा सा क्लियर करने जैसा लग रहा है. dual qualifications are two separate services as the curriculum and fees for each of the qualifications are prescribed separately. Services in respect of each qualification would therefore be assessed separately. तो ऐसा हो गया कि dual डिग्री प्रोग्राम नहीं होता है BA + LLB, BCom + LLB या फिर BCom + MBA, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, BBA + MBA, इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो हम बोलते हैं. तो वहाँ पे आपको एक साथ पूरा टर्म कंप्लीट करने पे 2 डिग्रीज मिलती है. दोनों का करिकुलम तो सेपरेट ही होता है बट कोर्स साथ में होता है. तो वो चीज़ जो है उसको सेपरेटली असेस करना चाहिए, ऐसा करने को बोल रहे हैं. फिर बंडलिंग की बात की है, आर्टिफिशियल बंडलिंग और नेचुरल बंडलिंग. ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही समझा चुका हूँ जब हमने सेक्शन 7, 8 वो सब पढ़ा था ना सप्लाई के बारे में, तब ये पॉइंट डिस्कस हो गया था. तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा कि ऐसा हमने पढ़ा है, तो वो कुछ नया नहीं है, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ. प्राइवेट ट्यूशन वाला मैंने आपको बता दिया, हमारे ऊपर GST है. प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टैक्सेबल. होता है कैंपस प्लेसमेंट होता है, तो कोई ऐसी कंपनी है जो ये काम करती है, इंटरमीडिएरी सर्विस देती है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के यहाँ पे जाके प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कंपनीज को लेके जाती है, एक ब्रिज का काम करती है इन बिटवीन. तो इन लोगों के ऊपर मतलब ये लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, GST चार्ज करेंगे. कैंपस रिक्रूटमेंट आ ही गया, टैक्सेबल. इंस्टीट्यूट्स प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ओके, हाँ, तो IIT, JEE, प्री मेडिकल टेस्ट, नीट, सिविल सर्विसेज, ये सब जो भी है ना, इन लोगों के लिए मतलब ये लोग जो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं ना, दैट इज़, और उसके लिए जो प्रिपरेशन करवाई जा रही है, नॉट द एंट्रेंस टेस्ट एक्चुअली, बट उसके लिए जो इंस्टीट्यूशंस प्रिपरेशन कराते हैं, मतलब जो कोचिंग वाले हैं, अगेन दे आर चार्जेबल टू GST. पोस्टल कोचिंग ये भी कवर होती है. ठीक है,
एक होता है ओरल कोचिंग होता है, एक पोस्टल कोचिंग होता है। वो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस जैसा हो गया कि मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, आपको पढ़ना है और उसके बेसिस पे आपको असाइनमेंट्स एंड ऑल सबमिट करने हैं, तो दैट इज़ अ पोस्टल कोचिंग, वो भी टैक्सेबल है। फॉरेन कोर्सेज कंडक्टेड बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, वो भी टैक्सेबल है। प्राइवेट आया मतलब टैक्सेबल। पर्सनली डेवलपमेंट, पर्सनली नहीं होगा ये, हाँ वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही हो गया ना एक तरीके से। ये इंस्टीट्यूट्स भी टैक्सेबल हैं। कॉलेज हॉस्टल मेस टैक्सेबिलिटी, ये देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एग्जेम्प्ट, ओके एग्जेम्पशन रहेगा। तो कॉलेज की जो हॉस्टल है उसका जो मेस है वो एग्जेम्प्ट रहेगा। केटरिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय थर्ड पर्सन इन द होटल मेस, होटल नहीं हॉस्टल मेस, catering service provided by the third person in the hostel mess, that is liable to GST. देखें, if the catering service that is supply of drink or food in a mess or canteen is provided by anyone other than the education institution, then it is supply of service to the concerned education institution. It may be noted that the said service when provided to an education institution by providing preschool education or up to HSC or equivalent are exempt from tax. मतलब इन शॉर्ट ऐसा है कि अगर आप कॉलेज की बात कर रहे हो तो जो केटरिंग है, जो मेस चला रहा है, वो कॉलेज अगर खुद अपना मेस चला रही है और किसी को थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया हुआ है तो उसमें जीएसटी नहीं है। लेकिन अगर किसी केटरिंग वाली कंपनी को या किसी केटरर को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है वो मेस चलाने का, तो उसमें जीएसटी है। और ये कॉलेज की बात हो रही है, क्योंकि नोट में नीचे क्लियर बोला है, हमने ऊपर देखा वो प्री स्कूल और एचएससी वाले जो है ना उसमें कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती। तो ये सब चीज़ें आपको क्लैरिटी से लिख के रखनी पड़ेगी, साइड पे नोट करके रखना पड़ेगा। आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ये लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके टैक्सेबिलिटी के बारे में क्लैरिफिकेशंस हैं। प्राइवेट आईटीआईज जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं, तो उनको भी यहाँ पे एग्जेम्पशन में कवर किया जा रहा है। डेजिग्नेटेड प्लेसेस के रिगार्डिंग कोई सर्विसेज दी जा रही हो, अप्रेंटिसशिप एक्ट है, डेजिग्नेटेड ट्रेड्स के बारे में है, तो इन शॉर्ट उसमें भी एग्जेम्पशन रहेगा। जैसे इट इम्प्लाइज दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट आईटीआईज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ डेजिग्नेटेड ट्रेड्स, मतलब सिलेक्टेड बिजनेसेस, सिलेक्टेड प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग वो लोग आपको कोर्सेज करवाते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम ऑफ डेजिग्नेटेड ट्रेड्स, ये एक्चुअली डेजिग्नेटेड ट्रेड और प्लेसेस जो पॉइंट बोल रहे हैं ना, ये अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के सिलेबस का हिस्सा है। डेजिग्नेटेड मतलब नोटिफाइड इन शॉर्ट, और कुछ भी मीनिंग नहीं है, तो उससे ज़्यादा डिटेल में आप नहीं भी जाओगे तो चलेगा। आईटीआई वाली ये सब सर्विसेज को एग्जेम्प्ट रखा हुआ है। इनपुट सर्विसेज क्रेडिट नॉट एडमिसिबल, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इनपुट सर्विसेज का कोई क्रेडिट मिल नहीं रहा है, क्योंकि जनरली ये लोग आउटपुट सर्विसेज पे जीएसटी कलेक्ट भी नहीं करते। वापस वही आ गया, जाने दो इसको। क्लैरिफिकेशन ऑन जीएसटी रेट एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेज सर्विस बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वही 5% वाला, जहाँ लगेगा वहाँ 5%, जहाँ नहीं लगेगा वहाँ तो हमें पता ही है कि कुछ नहीं देना। डीजी शिपिंग अप्रूव्ड मैरीटाइम कोर्स कंडक्टेड बाय द मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, ये स्पेसिफिक बोला है कि जो शिपिंग इंडस्ट्री है, जो मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो लोग जो ये कोर्सेज करवाते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग जिन उन्होंने इसको अप्रूव किया होता है। तो ये मर्चेंट शिपिंग रूल्स बने हुए हैं, मर्चेंट शिपिंग एक्ट बना हुआ है, तो उसके अंदर ये मर्चेंट नेवी और ये सब जो होते हैं ना, गुड्स जिन शिप्स पे जाती है, तो उनके रिगार्डिंग जो एडमिशन्स होते हैं उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जीएसटी से एग्जेम्प्ट रखा गया, ये ध्यान रखना। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, आईआईएम तो आपको पता ही है कौन कौन से आईआईएम में क्या कौन सी सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया गया है, ये उसकी लिस्ट है। कुछ टैक्सेबिलिटीज़ भी आएंगी, मतलब एक्चुअली में ऐसा है कि जो 1 ईयर 2 ईयर वाले लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स होते हैं ना, उस पर तो कोई जीएसटी लगता नहीं, जो आप बड़ी बड़ी फीस भरते हो। लेकिन बोला है ऑल शॉर्ट ड्यूरेशन एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और नीड बेस्ड स्पेशली डिज़ाइन प्रोग्राम्स, ठीक है, जो वैसे आईआईएम से जो एमबीए की डिग्री मिलती है उसका हिस्सा नहीं, अलग से सेपरेट कोर्सेज हैं वहाँ पे, छोटे छोटे होते हैं ना, 1 महीने 2 महीने 3 महीने के कोर्सेज, उनमें जीएसटी आता है। बट फुल टाइम जो 2 साल का ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो है आईआईएम में, उसमें जीएसटी नहीं आता। आपको पता ही है फीस कितनी होती है, तो उतनी फीस के ऊपर जीएसटी आ गया तो काम ही ख़त्म हो गया, उतने में तो आप सीए सीएस ये सारे कोर्सेज ख़त्म कर लोगे। तो ये सारे फिर इसके बाद इलस्ट्रेशन है, काफ़ी कंटेंट तो इलस्ट्रेशन में कवर हो जाता है, तो चैप्टर जितना दिखता है ना उतना डिटेल में है नहीं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है हेल्थ केयर।
ओके, देख सकते हैं, कवर हो जाएगा ये भी। हेल्थ केयर सर्विसेज की बात हो रही है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट हो, आप ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, पैरामेडिक हो, ये सब सर्विसेज। हॉस्पिटल, क्लिनिक, ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर, सीधा नहीं बोलते ये। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मतलब हॉस्पिटल या क्लिनिक। पैरामेडिक्स का मतलब होता है फिजियोथेरेपिस्ट और नर्सिंग स्टाफ, ठीक है, ये कवर होता है इसमें। एम्बुलेंस के थ्रू पेशेंट को लेके जाना, उसमें भी जो है एग्जेम्पशन मिलेगा, मतलब एम्बुलेंस के चार्जेस पे जीएसटी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ये एम्बुलेंस मतलब जो जनरली 108 और ये सब होती है, ये लोग तो फ्री में ले जाते हैं, बट अगर कोई हॉस्पिटल वाले चार्ज कर रहे हैं तो उस पर भी जीएसटी नहीं लेंगे तो चलेगा। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है मैंने बता दिया, हॉस्पिटल मतलब जहाँ पे डायग्नोसिस होता है या ट्रीटमेंट होता है फॉर इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, अबनॉर्मलिटी, प्रेगनेंसी इन एनी रिकग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्योंकि इंडिया में ऐसा है ना कि कोई भी बाबा बन के, डॉक्टर बन के इलाज करने बैठ जाता है कि भाई इसने आपके माथे पे हाथ रख दिया, आप ठीक हो गए, इसने आपको ऐसे ज़मीन पे लिटा के आपके सिर पे खड़ा हो गया, आपकी पीठ पे खड़ा हो गया और आप ठीक हो गए। ऐसे वो बाबा टाइप के डॉक्टर नहीं होते, इलाज करते हैं उस तरीके से। अब यूट्यूब पे देखना, ऐसे बहुत सारे फ़नी वीडियो आते हैं कि वो किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं और लोग भी खुश हो रहे हैं कि हम ठीक हो गए, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं। तो ऐसी सारी चीज़ें यहाँ कवर नहीं होती है। जो भी रिकग्नाइज्ड सिस्टम है मेडिसिन का इंडिया में, सिर्फ वही यहाँ पे कवर होती है। अब कौन कौन सा रिकग्नाइज सिस्टम है वो नीचे लिखा है, ये रहा। एलोपैथी, जो दवाइयाँ हम खाते हैं ना अलग अलग कलर की, जेम्स वाली, जो जेम्स के टेस्ट की तो नहीं होती है लेकिन कलर वैसे ही होता है। एलोपैथी, योगा, ये बाबा रामदेव के आने के बाद ये भी इंक्लूड हो गया। नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, क्योंकि योगा ने प्रूव किया है कि बहुत सारी बीमारियां योगा से ठीक होती है, इसीलिए नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी। सबसे अच्छी चीज़ तो ये होम्योपैथी, क्योंकि दवाई दवाई नहीं लगती और मन भी करता है खाने का, ठीक है। तो आपको पता है मीठी मीठी गोलियाँ होती है, इसकी खाते रहो। और डॉक्टर बोलता है ना कि दिन में 10-12 गोली खाना, तो भी अपने 25-30 खा लेते हैं। बोले तू देना यार, टेंशन नहीं है, हम खाते रहेंगे, जल्दी ठीक होंगे। सिद्ध, यूनानी, ये सब जो मेथड्स हैं, अब देखो इसका ना टेक्निकल डिटेल मुझे नहीं पता है क्योंकि मेरा डॉक्टरी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इनके नाम बता सकता हूँ। और डिटेल पढ़नी है तो आप गूगल पे जाके डॉक्टर बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पैरामेडिक्स मैंने आपको बता दिया, जो नर्सिंग स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, लैब असिस्टेंट्स होते हैं, ये सब लोग इसके अंदर कवर होते हैं, इस पर भी कोई जीएसटी नहीं है। रूम रेंट इन हॉस्पिटल्स इज एग्जेम्प्ट, ओके, इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर कोई हॉस्पिटलाइज होता है उसके रूम रेंट पे जीएसटी नहीं है। सर्विसेज अदर देन हेल्थ केयर इन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट प्रिवाइसेस, सर्विसेज अदर देन हेल्थ केयर सर्विसेज सच एज रेंटिंग ऑफ शॉप, होता है ना हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल शॉप रेंट पे दी हुई है, अंदर ही बनी हुई है उसकी मेडिकल शॉप। ऑडिटोरियम इन द प्रीमाइस ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, एडवर्टाइजमेंट्स भी डिस्प्ले होती है, मतलब आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे आपको इंश्योरेंस कंपनीज, मेडिक्लेम वाली और मेडिसिन की कंपनीज, इनके एडवर्टीजमेंट भी मिलेंगे जो लगाए होते हैं दीवारों पे। तो जो पिलर्स होते हैं ना उसके ऊपर या तो वो एलसीडी स्क्रीन या फिर वो लाइट वाले बोर्ड्स, वो बैकलाइट वाले वैसे लगाए होते हैं, इन सब पे जीएसटी लगता है, क्योंकि वो मार्केटिंग और रेंटिंग और एडवर्टाइजमेंट वाला काम हो गया, उस पर जीएसटी लगेगा। अब ये नीचे ये भी बोला है, कंसल्टेंसी चार्जेस जो डॉक्टर्स लेते हैं ओपीडी में, आउट पेशेंट के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं, तो वो लोग जब आप वहाँ पे फाइल रखोगे तो आपको कुछ फाइल चार्ज कंसल्टेंसी का देना पड़ेगा, उसमें कोई जीएसटी नहीं है, ये भी क्लियर कर दिया है। रिटेंशन मनी, फूड सप्लाईज टू पेशेंट्स, हॉस्पिटल में अगर कोई हॉस्पिटलाइज होता है तो एक न्यूट्रिशनिस्ट भी होती है, वे आया, डाइट चार्ट आपका बना के दिया और खाना जो वो बोलेंगे वही आपको मिलेगा, वही पहुँचाया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बोला कि उसमें भी कोई जीएसटी वाला पॉइंट नहीं, तो ये क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे। पेमेंट बाय हॉस्पिटल टू डॉक्टर, इसमें भी एग्जेम्पशन मिलेगा। रिटेंशन मनी, हॉस्पिटल्स चार्ज द पेशेंट से ₹10,000 एंड पे टू द कंसल्टेंट टेक्नीशियन ओनली एंड कीप द बैलेंस फॉर प्रोवाइडिंग एंसिलरी, मतलब ओनली मतलब कुछ अमाउंट होना चाहिए, एंड कीप द बैलेंस फॉर प्रोवाइडिंग एंसिलरी सर्विसेज विच इंक्लूड नर्सिंग केयर, इंफ्रा, पैरामेडिक केयर, इमरजेंसी एट्सेट्रा। विल जीएसटी भी एप्लीकेबल ऑन सच मनी रिटेन्ड, मतलब हॉस्पिटल वालों ने डॉक्टर को पूरा पैसा तो दिया नहीं, खुद भी कुछ रखते होंगे, तो उस पर भी एक्चुअली में कोई जीएसटी वाला पॉइंट है नहीं, वो भी रिटेंशन वाला अमाउंट भी जो है एग्जेम्प्टेड ही रहेगा, जीएसटी नहीं आएगा। फूड सप्लाइड टू पेशेंट्स, वो तो मैंने आपको बता दिया, उसमें एग्जेम्पशन है। ठीक है, कंडीशन एक बार पढ़ना, क्लैरिटी आ जाएगी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिकग्नाइज रिहैब प्रोफेशनल्स, होता है ना रिहैबिलिटेशन, जैसे ड्रग एडिक्ट्स या होते हैं तो वो लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं रिहैब की, वो भी चलेगा।
कॉर्ड ब्लड बैंक सर्विस, वो बैन नहीं है, बैंक है। कॉर्ड ब्लड बैंक क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कॉर्ड ब्लड बैंक एक्चुअली में जो है स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करता है, ठीक है। स्टेम सेल्स के प्रिजर्वेशन के लिए कॉर्ड ब्लड बैंक्स बनाए जाते हैं। ये बीच में बिजनेस जो है लास्ट 8 to 10 ईयर्स में ग्रो हुआ है कि जब जो कोई भी अगर बच्चा जो है पैदा होता है तो उसके मदर के साथ जो वो एम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्टेड होता है ना, तो आपने देखा होगा मूवीज़ में, वो 3 इडियट्स में भी देखा होगा कि भाई उसकी डिलीवरी करते हैं तो फिर वो एम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं। वो एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर उस बच्चे को फ्यूचर में कुछ पर्टिकुलर हेल्थ इश्यूज आए और वो स्टेम सेल्स अवेलेबल हो तो उससे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। दैट इज़ द मेन प्रोसेस। तो स्टेम सेल्स को ना पहले तो क्या करते थे, एम्बिलिकल कॉर्ड को फेंक देते थे, कुछ काम नहीं आती थी। लेकिन जब से स्टेम सेल्स के पता चला है कि भाई इससे ये बीमारियाँ बहुत सारी क्योर हो सकती है, तो वो स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करने के लिए ब्लड बैंक्स बनाई गई हैं, कॉर्ड ब्लड बैंक्स। और वो चार्ज लेते हैं और स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो कुछ एज तक अगर उस बच्चे को कोई बीमारी होती है, एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर कि कितनी एज है, बट कुछ एज तक कुछ बीमारी होती है तो उसको स्टेम सेल से क्योर किया जा सकता है, तो वो पॉसिबल होता है। तो उसके लिए वो अच्छा खासा चार्ज लेते हैं, लेकिन लोग रखवाते हैं, ये चीज़ ट्रेंडिंग हो गया। वेटरनरी सर्विसेज एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए। कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट बाय ट्रीटमेंट फैसिलिटी, ये तो ना हॉस्पिटल में जो बायोमेडिकल वेस्ट जो क्रिएट होता है, किसी को ऑपरेट किया किसी को, तो कॉटन होगी, ब्लड लगा होगा, इंजेक्शन की वो सिरिंज होती है जिसको डिस्पोज करना होता है, तो ये सब कचरा कहाँ जाता है, तो वो सबको ट्रीट करने के लिए भी ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो ये सर्विसेज जो दी जा रही है टू द हॉस्पिटल्स के, हम बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट करेंगे और उसको ट्रीट करेंगे ताकि उससे कोई पोल्यूशन, कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन ना फैले किसी को, तो उसको ऐसे ही नॉर्मली कचरे में नहीं डाल सकते अपने, वो ध्यान रखा जाता है। तो वो सर्विस जो हॉस्पिटल को दे रहा है उस पर हॉस्पिटल से वो कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा। फिर तो इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, ठीक है, और वो आपको ट्राई करने हैं। और इसके साथ अपना जो ये पूरा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया रिगार्डिंग द हेल्थ केयर। फिर नेक्स्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड ऑल स्टार्ट होगा, तो वो अपने आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।